हेलो दोस्तों, तो हमने लास्ट वीडियो में खिलजी डायनेस्टी का एंड पढ़ा था और अमीर खुसरो को साथ में मैंने डिस्कस किया था। अमीर खुसरो प्लस मुबारक शाह जो लास्ट खिलजी रूलर था हमारा, इसको मारा किसने था? इसको मारने वाला हमारा कौन था? गाजी मलिक। ठीक है, चलो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसी गाजी मलिक ने आगे चल के क्या करा, आगे चल के एक नई डायनेस्टी बनाई, तुगलक डायनेस्टी, जिसके बारे में हमें आज की हम वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलो कितनी डायनेस्टी हो गई हैं अभी तक, एक बार बात करें। चलो देखते हैं। पहले थी स्लेव डायनेस्टी। फाउंडर कौन था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एक्चुअल फाउंडर इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसका लास्ट रूलर कौन था? कैमूर्स। लास्ट पावरफुल रूलर गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, चलो और वैसे ना एक मिनट। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन हमारा लास्ट रूलर था। अगली डायनेस्टी हमने पढ़ी थी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, फाउंडर कौन था इसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, चलो पावरफुल रूलर कौन था इसका? अलाउद्दीन खिलजी। तीन ही रूलर थे, तू फर्स्ट मैं सेकंड तू थर्ड। ठीक है, लास्ट रूलर कौन था? मुबारक शाह। और सबसे कमजोर रूलर कौन था? मुबारक शाह। ठीक है, ये हमने बात करी थी स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा शुरू होगा तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, इन्होंने लगभग 100 ईयर का इनका रूलिंग पीरियड था। ठीक है, एक्चुअल निकाला हुआ तो 96 के आसपास बैठेगा। ठीक है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि सीक्वेंस में आई थी। पहला था स्लेव, दूसरा था खिलजी, उसके बाद है तुगलक। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखें तो इस डायनेस्टी के अंदर ना हमें मेनली 4 रूलर के बारे में पढ़ना है। जिसमें से इसका तो पहला फाउंडर होगा गियासुद्दीन तुगलक। कौन है ये? इसका असली नाम है गाजी मलिक। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हमारा अगला रूलर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये इसका बेटा, ये भतीजा, ये इसका कज़न होगा। ठीक है, और इसका भतीजा ही लगेगा मान लो। ठीक है, और ये इसके बाद ये हमारे नसरुद्दीन महमूद। इसके बीच में ना आपको गैप दिख रहा होगा, देखो 1388 से लेकर 1390। तो इसके बीच में ना इन दोनों रूलर के बीच में लगभग 5 से 6 रूलर आए थे, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था। बस ये लास्ट रूलर के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे ये डायनेस्टी खत्म हुई थी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब पहला है हमारा गियासुद्दीन तुगलक। तो सबसे पहले हमें पता है इसने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी, किसे मारकर? मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह कौन था? अलाउद्दीन का बेटा। ठीक है, इसका रियल नेम तो गाजी मलिक है। ठीक है, अब इसने ना एक शहर बसाया था जो हमें जानना है, क्या नाम है शहर का? तुगलकाबाद। और क्या, एक सेकंड। इसने तुगलकाबाद इसने शहर बसाया था, और इसने पहला सुल्तान था जिसने कनाल बनाना शुरू करा था इरिगेशन के लिए। क्या है कनाल? मतलब कि नदी में से या बड़ी नदी में से एक नहर सी खोद के जहाँ पे खेती बाड़ी होती है वहां तक के लिए पानी सप्लाई करना। बेसिकली इरिगेशन, सिंचाई के लिए जो पानी मेन नदी जा रही है वहां से
करके, और जहाँ खेत मतलब बहुत दूरी पे खेत है तो वहाँ तक पानी पहुँचाने का या पानी का एक सोर्स बनाने के लिए इसने इरिगेशन का लिए कनाल का कंस्ट्रक्शन बनवाया था। और ये पहला सुल्तान था जिसने ये काम किया था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, 1323 आ गया। ठीक है, अब हमें याद है तेलंगाना अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, वारंगल। ठीक है, वहां से डायमंड मिला था इसको, कोहिनूर। ठीक है, अब ये तेलंगाना भाई साहब हुआ क्या कि अलाउद्दीन के बाद मुबारक शाह आए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आसपास के मतलब जीते हुए किंगडम थे वो धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो तेलंगाना ने भी अपने आप को एज अ सेपरेट किंगडम डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करा, इसने अपने बेटे जौना खान को भेजा। जौना खान जो आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से रूलर बनेगा। ठीक है, उसे भेजा तेलंगाना मिशन पे। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्या काम था वो यार। ठीक है, इसने ये तेलंगाना जीता, और क्या किया इसने, इसका नाम चेंज करके सुल्तानपुर रख दिया। ठीक है, अब इन्होंने मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने हजरत साहब तो हजरत निजामुद्दीन मौलिया को एक उपाधि दी जिसका नाम क्या था, महबूबे इलाही। एक नया टाइटल दिया, महबूबे इलाही। ठीक है, अब ये हजरत निजामुद्दीन साहब और इनके बीच में, गयासुद्दीन के बीच में काफ़ी अच्छी यानाना कहो या दोस्ती टाइप में, मतलब बहुत ही फ्रेंडली नेचर चल रहा था, लेकिन ये ज़्यादा समय तक चला नहीं। अब रीज़न क्या थे, कई लोग कहते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब ने अलाउद्दीन या खिलजी डायनेस्टी से लगभग एक भारी भरकम रकम या तो उधार ली थी या दी थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने वो वापस मांग ली। ठीक है, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई तो कायदे से इसका कोई हक नहीं बनता मांगने का, लेकिन इसने वो पैसा या मांग लिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच में मतभेद थोड़ा बन गया। ठीक है, और कुछ लोग मानते हैं कि हजरत निजामुद्दीन साहब इनके इसके रूल करने से तरीके से खुश नहीं थे। ठीक है, खैर रीजन कुछ भी हो, बात ये थी इन दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो गया था बाद में। ठीक है, या क्या पता टाइटल ही पसंद आया हो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब जो भी बात रही थी, बात ये थी इन दोनों के बीच में मतभेद जो था बनना शुरू हो गया था। ठीक है, अब ये भाई साहब रूल तो कर रहे थे। अब जब ये भाई साहब निकले अपने बंगाल मिशन पे, हुआ क्या था, बंगाल पे ही उसका जो इख्तेदार हुआ करता था बुगरा खान, उसने वहां पे रिवोल्ट कर दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक अपनी आर्मी लेके निकले, इस जो हमारा ये शुरू हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी आर्मी लेके निकले। अब आर्मी लेके निकले बंगाल की तरफ, इधर हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब ने, एक प्रोफेसी होता है किसी के बारे में भविष्यवाणी करना। ठीक है, अब इन्होंने एक भविष्यवाणी करी गयासुद्दीन तुगलक के लिए कि ये दिल्ली वापस आएगा ही नहीं, आप अपने युवराज कहो या फिर जो प्रिंस है सुल्तान, आप जौना खान को अपना सुल्तान बना लीजिए। तो ये बात जब गयासुद्दीन तुगलक को पता चली तो उसने सबसे पहले तो ये बंगाल में बुगरा खान है ये रिवोल्ट शांत किया। ठीक है, उसके बाद दिल्ली एक संदेश भिजवाया। संदेश क्या था सुन लो, एक्चुअल वर्ड्स कुछ और हुए होंगे। उन्होंने कहा कि भाई देखो, बंगाल तो मैंने शांत कर लिया है, अब जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा अगर आप मुझे दिल्ली में मिले तो मैं आपका सर कलम करवा दूंगा, उससे अच्छा है आप पहले ही दिल्ली छोड़ के चले जाएं। ठीक है, अब ये संदेशा हजरत निजामुद्दीन साहब को सुनाया गया। तो हजरत निजामुद्दीन साहब ने कहा कि ठीक है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। अब ये दिल्ली के पास में लगभग आए। ठीक है, और अपने तुगलकाबाद में शायद जो उससे शहर बसाया था उसी के पास में ही थे, मतलब अभी दिल्ली की बाउंड्री समझ लो या बॉर्डर पे थे। ये वहाँ पे मर गए, और मरे भी ऐसे बड़े बड़े इत्तेफाक तरीके से था। अलग अलग रीज़न दिए जाते हैं इतिहासकारों द्वारा। पहला कुछ लोग कहते हैं कि एक लकड़ी का महल टाइप का बनवाया गया था, और जिसपे ये चढ़ा, और जब मतलब ये उस पर मतलब एक तरह से घूम रहा था या फिर बैठा हुआ था, ये स्टेज ही गिर गया और इसी में दब के ये मर गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पे ये बना था और मतलब ढोल नगाड़े बज रहे थे इसकी एंट्री पे, तो हाथी जो थे वो बहुत ही मतलब साउंड से परेशान हो गए थे, तो वो जाके इससे टकरा गए। ठीक है, खैर अलग अलग रीजन थे। बात ये थी ये मतलब लकड़ी के जो महल टाइप का बनवाया गया था उसी में दब के ये 1325 में मर गया, और इसी टाइम पीरियड के आसपास हमारे हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब भी मरे थे। ठीक है, अब क्योंकि ये दिल्ली के आसपास ही मरा था तो इसको ले आके तुगलकाबाद में ही दफनाया गया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्या जानने वाली बातें हैं, बहुत ज़्यादा वो होगी ना थ्योरेटिकल। इतना याद रखना
कि इसने कौन सा शहर बसाया था, और पहला सुल्तान था जिसने नहर का काम शुरू करवाया था। ठीक है, चलो अब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब ने पहले वो कर दिया था कि जौना खान को ही आप अपना सुल्तान मान लो। ठीक है, अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जौना खान ने षड्यंत्र करा था, भाई इतना अच्छा मौका कौन छोड़े। ठीक है, पता नहीं कब तक इसका बाप रूल करेगा, इसने पहले ही प्लान बना के हटवा दिया था। ठीक है, ख्याल अलग अलग रीजन थे। अब ये समझो, मोहम्मद बिन तुगलक जब भी 1325 में हमारा गयासुद्दीन तुगलक मरा, जिसका असली नाम गाजी मलिक था, उसके बाद उसका बेटा जौना खान अगला रूलर बना। ठीक है, अब इतिहासकारों ने ना इसको पागल किंग कहा है, मैड किंग या इंसेन किंग। ठीक है, इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी फिलोसफी चलवा, मतलब बहुत सी अच्छी पॉलिसी करवाई, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन या इसने जो मिशन किए बहुत ही बेकार मतलब गए। ठीक है, इसलिए इसके बारे में पढ़ के इतिहासकारों ने इसको कहा कि बड़ा ही पागल किंग था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करा, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब भी इसी समय में मरे थे, तो इनकी इसने दरगाह बनवाई। ठीक है, दिल्ली में ही। अब ये ना एक बहुत बड़ा वो था, स्कॉलर का हो या ऐसा, मतलब अरेबियन पर्शियन लैंग्वेज या फिर और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर इसकी काफ़ी अच्छी कमांड थी। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या भाई, दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक तो मर गए थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, और ये मतलब पीसफुली रूल कर रहे थे। लेकिन 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 इतनी आसानी से पीस कहाँ मिल रही है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अब सब कुछ आराम से चल रहा था। एक ट्रेवलर आया था, इबन बतूता। ठीक है, गाना मत सुन लेना, इबन बतूता। ठीक है, ये अफ्रीका से आया था, जहां मोरक्को से, और इंडिया में इसने इसके रूलिंग पीरियड में एज अ काजी रिलीजियस जस्टिस 8 साल के लिए काम किया। इबन बतूता एक अफ्रीका मोरक्को से आया था, ट्रैवलर था, जो इसके दरबार में एज अ काजी रिलीजियस जस्टिस वर्क किया इसने 8 साल, और एक किताब लिखी रिहाला। इस किताब के बारे में हमें जानना है। ठीक है, किताब किसने लिखी, इबन बतूता में। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में एज अ काजी रिलीजियस जस्टिस से काम किया था, और इसने एक बुक लिखी थी रिहाला, जिसके बारे में हमें जानना है। तो जानते हैं, बट एक काम करो, एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। भारत का ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? भारत का ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? तबला, सितार, और गिटार, और बीड़ा। वीडियो पॉज करो और करो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आओ देखते हैं। तो भाई देखो, तबला तो हमारे ये बनाया किसने का, या इसकी खोज किसने करी थी? अमीर खुसरो ने। सितार इसी को खोज भी आता है। गिटार तो भैया मॉडर्न समय का है, कहाँ अमेरिका घूम रहे हो। ठीक है, तो इकलौता ले दे के वीणा बजता है। ठीक है, कई बार ना ऐसा होता है क्वेश्चन हमें सुना ही नहीं होता, लेकिन हम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसने एक बुक लिखी थी रिहाला, जिसके बारे में हमें जानना है, क्योंकि इस किताब में उसने काफ़ी अच्छी डिटेल मेंशन करी थी, और उन्हीं डिटेल को हमें जानना है। ठीक है, सबसे पहला इसने क्या कहा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें जानने हैं इस बुक के अंदर लिखे थे। तो पहला तो ये था कि इसने बताया कि दिल्ली सबसे प्रॉस्पर सिटी है पूरे विश्व की, और इसने इंडिया और मोरक्को के बीच में होने वाले व्यापार यानी कि ट्रेड के बारे में कुछ डिटेल मेंशन कर रखी थी। लाइक इंडिया मोरक्को को क्या सप्लाई करता था, और मोरक्को इंडिया को क्या सप्लाई करता था। ठीक है, और किस रेट पे होता था, क्या सबसे यूनिक था, क्या सबसे ज़्यादा खरीदा जाता था, क्या सबसे ज़्यादा बेचा जाता था, उस सब की चीज़ें मेंशन करी। ठीक है, साथ के साथ इसने एक चीज़ और मेंशन करी थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये 3 चीज़ें या तो एक्वायर नहीं कर रखी, या इसके अंडर, मतलब इसको अपना इनके अधीन नहीं आती है। ठीक है, पहला था कश्मीर, दूसरा था बलोचिस्तान, और तीसरा था राजपूताना। ये तीनों उस समय के जो क्षेत्रफल थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में नहीं आते थे, मतलब वो इंडिपेंडेंट थे एक तरीके से। ठीक है, चलो अब हुआ क्या, यहाँ तक तो सही चल रहा था। रियाला से फैक्ट्स, पहला क्या था, इसी बुक में दिल्ली को सबसे प्रॉस्पर शहर, मतलब सबसे प्रसिद्ध शहर बताया गया था, और दूसरा
मोहम्मद बिन तुगलक को ये 3 शहर नहीं मिलते, वो हमें इसी बात से जानकारी मिलती है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब ये पहला सुल्तान था जिसने सती सिस्टम को बंद करने का प्रयास किया था, ठीक है, केवल प्रयास मतलब केवल कोशिश की थी पर बैन नहीं कर पाया था, ठीक है। अब सती सिस्टम आ ही गया है तो इसके बारे में सुन ही लो, ठीक है। वही करना है, एक कॉलम खोलो जैसे मैंने बना रखा है, तुम सिंपल ऐसा बना लो और इसके बारे में लिख लो। सती सिस्टम जो थी ना, एक कल्चरल प्रैक्टिस हुआ करती थी हिंदू रिलीजन में। इसमें होता क्या था कि जब किसी औरत का उस पति मर जाता था तो उस औरत को और प्लस उसके मतलब हस्बैंड और प्लस वाइफ दोनों को ही उस चिता में जिंदा जला दिया जाता था। पति तो मर गया और वाइफ को जिंदा ही जला दिया जाता। ये हिंदू में एक ट्रेडिशन या प्रैक्टिस चलती हुई आ रही थी, ठीक है। अब इस प्रैक्टिस को बंद करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले बार प्रयास किया था, ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुली बैन नहीं कर पाया था। अब हुआ ये कि माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा ना नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए बीच में मुझे पॉज करना पड़ा था। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम सती सिस्टम जान रहे थे। तो सती सिस्टम गुप्ता पीरियड के समय में शुरू हुई थी और ये किस रूलर के समय में हुई थी, ये रामगुप्त नाम का एक रूलर था जिसके टाइम पीरियड में ये शुरू हुई थी। हुआ क्या था, रामगुप्त का ना एक कमांडर हुआ करता था गोपराज, ठीक है, जो मतलब बीमारी से या किसी कारणवश मतलब डेथ हुई थी, इसकी अब रीजन नहीं पता है। तो इसी गोपराज की जो वाइफ थी, अब इतिहासकार मानते हैं कि इसी के साथ में जंप हो गई, लेकिन कुछ कहते हैं कि दोनों मतलब इसकी वाइफ का ही फैसला था कि मैं इसके साथ ही जिंदा जलूंगी। खैर जो भी रीजन था, हमें इसी बात का मिलता है कि गोपराज की वाइफ अपने इस पति के साथ ही जिंदा जली थी, ठीक है। तो इस बात का जो मिलता है वो है ईरान इंस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मेंशन कर रखी है। अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ ये ईरान इंस्क्रिप्शन क्या है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो किसके समय में लिखी गई थी, ये भानुगुप्ता रूलर के समय में लिखी गई थी, ठीक है। सती सिस्टम शुरू रामगुप्ता के टाइम पीरियड में हुई थी, लेकिन इसका मेंशन, ये सती सिस्टम का जो मेंशन है वो ईरान इंस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी वो कब लिखी गई थी, वो भानुगुप्ता रूलर के पीरियड में लिखी गई थी, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में मैं इसकी इमेज दिखा देता हूँ। चलो, अब हुआ क्या, देखो ये है इंस्क्रिप्शन, जो अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे ना ईरान इंस्क्रिप्शन, तो आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। ईरान इंस्क्रिप्शन, इसमें आप सर्च करोगे ना तो आपको यही मिलेगा। इसमें बहुत सी डिटेल मेंशन थी, उसी डिटेल में इस बात को भी मेंशन कर रखा है जो अभी दिखाता हूँ। इसमें लाइन जो है, मैंने फोटो ले रखी है वो इतना पोर्शन की, देखो तो लाइन एक्चुअल सेविंग है, तो मतलब ये है हमारे काम की, सिर्फ ये है। फर्स्ट एडिशन, डिवोटेड अटैच beloved beauteous wife in close companion append him in onto the funeral of fire, ठीक है। इसकी प्यारी, बहुत ही मतलब करने वाली और खूबसूरत वाइफ जो इसके साथ ही इसकी चिता में साथ जाती है, इस बात के मैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलो ये पूरा रीड कर लेना अगर मतलब टाइम मिले तो। खैर पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, बाद में तुम्हें यही पता चलेगा कि गोपराज की वाइफ उसके साथ ही मतलब उसकी जो चिता थी उसी पे जाते साथ में जिंदा जली थी, ठीक है। चलो अब एक और चीज जान लेते हैं सती सिस्टम के बारे में। ये तो हमने जान लिया कि सती सिस्टम शुरू कब हुई थी, ठीक है। तो एक और चीजें जान लेते हैं कि ये सती सिस्टम को बैन किन किन लोगों ने सक्सेसफुली किया है, ठीक है। हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्राई की थी, कोशिश की थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था इसे बैन करने में, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये फिरोज शाह तुगलक, मतलब इसी का चचेरा भाई यानी कि इसका कजन मोहम्मद बिन तुगलक का, वो इसे सक्सेसफुली बैन करे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद ये दोबारा शुरू हो जाएगी। तो इसे फिर जब हम मुगल पीरियड पढ़ेंगे उसमें अकबर इसे दोबारा बैन करेगा, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसे औरंगजेब स्टार्ट करेगा और थोड़े दिनों बाद फिर शुरू हो जाएगी। लास्ट में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो आएगा गवर्नर जनरल, और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बनेगा, जनरल ऑफ इंडिया से या गवर्नर ऑफ इंडिया से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये राजा राम मोहन राय की हेल्प से और ये राजा राम मोहन राय की मदद से जो ये 1829 में इस सत्ता तो सक्सेसफुली बैन कर देगा, ठीक है। अब ये मत कह देना कि 5वीं बार 1947 से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए एक प्रॉपर लॉ आ जाता है, ठीक है, जिसमें इस बात को मेंशन
कर रखा है कि कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं चलेगी जो वुमेन या उसके खिलाफ बात होगी। ठीक है, हम बात करेंगे जब हम आगे मतलब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 17 में इस बात की मेंशन कर रखा है कि वो सभी प्रैक्टिस जो किसी एक वुमेन डिग्निटी के खिलाफ होगी वो सारी प्रैक्टिस डिनाउंस कर देगा या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनलॉफुल उन एक्टिविटी को मानेगा। ठीक है, अब आगे भी देखते हैं। ईरान इंस्क्रिप्शन हो गया, सती सिस्टम हो गया। अब दोबारा आ जाते हैं किस पे, जो हमें ये पढ़ना है। अब ये बेचारा अकेला ऐसा रूलर था जिसने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिवोल्ट फेस किया था। ठीक है, मतलब किंगडम तो बड़ा कर लिया लेकिन हर जगह से इसे बहुत ज़्यादा रिवोल्ट फेस करने को मिल रहे थे। पहली बार तो इसने साउथ इंडिया से लगभग 27 रिवोल्ट मिले थे। ठीक है, साउथ इंडिया जानते हो ना, हमारा जो ये अलाउद्दीन भाई साहब जीत के आए थे वहाँ से इसे ज़्यादा रिवोल्ट मिल रहे थे। ठीक है, और बेचारे ने जब अपनी कैपिटल साउथ में शिफ्ट करी, मतलब दिल्ली से ये जब देवगिरी ले गया, जो हम जानेंगे इसका एक फेलियर मिशन है, वहाँ जब ले गया कि साउथ में कंट्रोल हो पाएगा जो रिवोल्ट हो रहे थे, तो नॉर्थ में शुरू हो गए। तो कुल मिला के इसने लगभग, ये कोई एक्चुअल डाटा नहीं है बट लगभग इसने 34 के आसपास रिवोल्ट फेस किए थे, 27 साउथ इंडिया से और 7 नॉर्थ इंडिया से। ठीक है, तो ये फैक्चुअल डाटा है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं बट इन्फॉर्मेशन मतलब इतनी ही मेंशन कर रखी है, तो यही हमें देखना है। अब आगे देखते हैं। आगे ना इसके फील्ड मिशन होंगे। हाँ, फील्ड मिशन देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। सबसे पहले ठीक है, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले देखो इसने जो है अपना एक डिसीजन लिया था कि अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करने को। इसमें बहुत सारे इसके रीज़न थे। पहला, कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली में जो गर्मी थी या दिल्ली का जो माहौल था उसके हिसाब से ये अडेप्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, दूसरा रीज़न देते हैं कि जो बहुत बार फ्रिक्वेंटली जो रिवोल्ट हो रहे थे साउथ इंडिया से, उनको कंट्रोल में करने के लिए उसने ये डिसीजन लिया। ठीक है, अब डिसीजन तो ले लिया कि भाई कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट होगी। ठीक है, और इसने क्या करा, देवगिरी का ही नाम चेंज करके दौलताबाद रख दिया था। ठीक है, जो अब भी चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या कि भाई डिसीजन तो ले लिया कि भाई दिल्ली से देवगिरी जाएंगे, लेकिन जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जो दिल्ली में पॉपुलेशन है, उनको कैसे मनाया जाए। तो उसने एक ऑर्डर दिया कि सभी लोग दिल्ली से देवगिरी जाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी पावरफुल है, जो भी वेल्थी लोग हैं, जो भी नोबल्स हैं, ठीक है, वो सब दिल्ली से देवगिरी जाएंगे। ठीक है, और सबको फोर्स जबरदस्ती ये लेके गया। ठीक है, अब इसके बारे में एक किस्सा है कि लगभग 2 लोग थे, एक अंधा और एक लंगड़ा, जो मतलब गए ही नहीं, मतलब दिल्ली से देवगिरी गए नहीं। तो जब इसके सैनिकों को ये पता चला तो उन दोनों को घोड़े से बांध के दिल्ली से देवगिरी ले जाया गया। तो जब ये देवगिरी पहुंचे ना, तो बेचारे लंगड़े का एक टांग और अंधे का सिर्फ एक ही पैर का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था। ठीक है, तो ये किस्सा बता रखा है, मतलब देख लेना नेट पे। तो कहते हैं कि सिर्फ एक ही टांग थी जो दिल्ली से देवगिरी पहुंची थी। तो आप आइडिया लगा लो कि कितना मतलब इसने वो कर रखा था। ठीक है, दिल्ली से देवगिरी कोई ऐसे नहीं है कि मतलब घर से निकले और गली के कोने पे मिल गया। ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस थी, लगभग 300 के 500 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो ये डिसीजन उसने लिया, लेकिन कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। अब फायदा क्यों नहीं हुआ, सब लोग पहुंच तो गए, मतलब जो बच्चे को से जिंदा पहुंच गए, लेकिन इसका बेनिफिट ज़्यादा हुआ नहीं। क्योंकि जब इसने यहाँ की बनाया तो यहाँ का जो सबसे पहली प्रॉब्लम इसने फेस करी वो था वाटर की। इस यहाँ पे पानी की बहुत मतलब ज़्यादा कमी थी। दूसरा, यहाँ का इन्वायरमेंट दिल्ली से मुकाबले और भी ज़्यादा गर्म था। ठीक है, तो हीट आप एक रीज़न समझ सकते हो। तीसरा रीज़न था कि साउथ में तो रिवोल्ट कम हो गए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हो गए रिवोल्ट। तो इसका ये डिसीजन मतलब फ़ायदा तो हुआ नहीं कि साउथ इंडिया में रिवोल्ट कम कर लिया और नॉर्थ में शुरू कर दिया। और प्रैक्टिकली मतलब नॉर्थ उस समय काफ़ी फेमस था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, तो नॉर्थ को अपने हाथों से निकाल देना आसान नहीं था किसी रूलर के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, ऊपर से हमारा अगर मैप देखोगे तो यहाँ पे भैया कश्मीर बैठे ही है जो इसके हाथ में थे नहीं। यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान, वहाँ से फ्रिक्वेंटली अटैक होने लगा, तुर्किश का, पर्सिया का और अफगानियों का। तो अब ये भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे साउथ में, यहाँ से तो कंट्रोल कर नहीं सकते। तो इन्होंने क्या करा कि चलो देवगिरी से दोबारा दिल्ली। चलो ये तो बात हो गई। अब इसने एक खुरसन मिशन किया था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक किंगडम था
खुरसम नाम से, ठीक है, जो वो बहुत ही मतलब वहाँ पे पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी चल रही थी, मतलब कोई स्टेबल रूलर था नहीं। तो इसने सोचा कि हम क्यों ना जाके आक्रमण करके इसको अपने में मिला लें। अब यहाँ से यहाँ तक का सफर लगभग 1 साल की दूरी का था। तो ठीक है, अब इसकी सेना इस बात के लिए राजी नहीं थी कि इतना दूर 1 साल जाना पड़ेगा और पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं, मतलब अलग अलग रीजन थे। तो अपनी सेना को मतलब कन्विंस करने के लिए उसने 1 साल की सैलरी एडवांस में ही दे दी सबको। 1 साल की सैलरी पूरी एडवांस दे दी अपने सैनिकों को, ताकि वो चले। ठीक है, अब इसको मनाने मतलब इतना पैसा कलेक्ट करने में काफी टाइम लग गया। और जब ये वहां पहुंचा खुरसा, वहां पे पॉलिटिकल मतलब जो किंगडम था वो काफी हद तक स्टेबल हो गया था। अभी काफी स्टेबल हो गया तो इसको अटैक करने का कोई बेनिफिट दिखा नहीं, ये सेना लेके वापस आ गया। ठीक है, अब जो इसने इतना पैसा एडवांस सैलरी दिया था, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि खजाने मतलब जो दिल्ली का खजाना था उस पर प्रेशर बनना शुरू हो गया। तो अब उस प्रेशर को कम करने के लिए इसने क्या करा, इसने दोआब रीजन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, मतलब टैक्स बढ़ा दिया। अब ये दोआब क्या होता है, दोआब बेसिकली एक जगह होती है जो 2 नदी के बीच में होती है। जैसे मान लो अपनी गंगा यहाँ है, यमुना यहाँ है, इन दोनों के बीच में रीजन जो होगा उसे हम कहेंगे दोआब। मान लो ये हमारा गंगा, ये हमारी यमुना, तो इन दोनों के बीच में जो रीजन होगा इसको हम कहेंगे दोआब। और ये काफी फर्टाइल लैंड होती थी। ठीक है, खासकर पंजाब एरिया में बहुत ज्यादा दोआब हमें मिलने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पंजाब है वो 5 नदियों के मिल के बना हुआ है। ठीक है, तो वहां पे दोआब जो है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब इसने टैक्स बढ़ा दिया दोआब रीजन में। ठीक है, पब्लिक जो थी वो बहुत ज्यादा ही और मतलब विरोध करना इसका शुरू हो गई। ठीक है, इसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया दीवाने को ही, ताकि जो टैक्स कलेक्ट हुआ है मतलब वो ज्यादा इंप्रूव हुआ। ठीक है, जो करप्ट हो जाता है या पैसा इधर उधर चला जाता है, पता नहीं चल पाता करप्शन से, उसको कंट्रोल में लिया जा सके। ठीक है, लेकिन इसका कोई ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि लोग इतना कहाँ से पैसे देंगे, भाई गलती इसकी है, सबको थोड़ी भुगतेगा। तो इन्होंने सबने क्या करा, मतलब टैक्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई नहीं। अब जैसे तैसे इसने कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें टैक्स में ज्यादा करा मतलब बढ़ाने से भी कोई ज्यादा रेवेन्यू हुआ नहीं। तो इसने क्या करा, इसने उस समय जो चाइना और मंगोल पे रूल कर रहा था वो था कुबलई खान। ठीक है, कुबलई खान। अब इससे इंस्पायर होके, क्योंकि ये जो था अपने देश में ये चांदी सोने के सिक्के नहीं चलाता था, बल्कि ये मतलब कॉपर का या कोई यूनिट मेटल चलाता था जिसकी फेस वैल्यू चांदी और सिल्वर के बराबर होती थी। ठीक है, और इसका जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी एफिशिएंट था। तो वो पता कर लेते थे कि ये नकली है या असली। ठीक है, और जहां से ये बनते थे नकली, उनको ही पकड़ के मार देता था। अब भाई साहब इन्होंने इंस्पायर तो हो गए, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन गेन करी नहीं थी वो कैसे इन चीजों को कंट्रोल में लेते हैं, कैसे उन चीजों को कंट्रोल में लेता है, मतलब जो भी एफिशिएंसी है वो कैसे इन एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, इन भाई साहब ने ये तो देख लिया कि भाई अगर मैं किसी दूसरे मेटल को उस चांदी सोने की वैल्यू के बराबर चला दूंगा तो काम बन जाएगा। तो इन्होंने भी शुरू करा। इसने क्या करा, इसने टंका टका बैन कर दिया। किसने स्टार्ट किया था टंका टका? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चांदी के सिक्कों तो टंका या टका कहते थे। ठीक है, अब इसने इसकी जगह पे करा ब्रॉन्ज और लेदर के कॉइन। ठीक है, अब इसने शुरू तो कर दिया और इसकी फेस वैल्यू टंका टका के बराबर ही मानी जाएगी। इसने ऐसा आदेश जारी करवाया। अब दिल्ली की जनता ने क्या करा कि जो भी मतलब लेदर के सोर्सेस थे, भैंसे थी या जो भी थे, उनका इस्तेमाल करने लगे और उनसे ये सिक्के बनाने लगे। और हुआ क्या कि जो फेक करेंसी था उसकी वजह से हमारा जो ये डिपार्टमेंट था और मतलब पहले से परेशानी कम नहीं थी और परेशानी इसने अपने ऊपर बढ़ा ली। ठीक है, फेक करेंसी आने लगी तो जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल चरमरा सी गई थी, मतलब बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था कि कौन असली है कौन नकली है। ठीक है, तो आधी अधूरी नॉलेज ही बड़ी भयंकर इस पर पड़ती है। ठीक है, अब हुआ क्या है, ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ तो भाई प्रॉब्लम थमने का नाम नहीं ले रही थी। पहला क्या था कि ट्रेजरी खत्म हो गई थी, उसे बढ़ाने के लिए, उसको मतलब कंप्लीट करने के लिए टैक्स बढ़ाया, बट कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अपने देश में करेंसी बदली, बट कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन।
लेकिन भाई ट्रेजरी पे तो फोर्स पड़ रहा था, अगर ये खत्म होने लगी तो आर्मी को सैलरी कहाँ से देगा, अगर आर्मी को सैलरी नहीं देगा तो जो रिवोल्ट हो रहे थे उनको कैसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसकी बढ़ती जा रही थी, तो इसने क्या करा, इसको अब एक ही रास्ता सोचा कि चलो कराचील मिशन पे चलते हैं। कराचील ना एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कि वहां से लूटपाट करके लाएंगे। मतलब अब ये अलग अलग सोर्स ढूंढ रहा था कि कहाँ से पैसा मिल सके। लेकिन ये जो हिमाचल प्रदेश में कराचील है, ये एक ही काफ़ी कोल्ड इन्वायरमेंट था, ठीक है, और रेन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ पे होती थी। तो जब ये इस मिशन पे गया तो पहली बात तो मतलब आधी से मतलब लगभग 20 या 30% सेना इसकी तो मौसम की वजह से ही मर गई, मतलब बैड इन्वायरमेंट की वजह से ही मर गई, क्योंकि ये कोल्ड के इतने एडेप्टेबल थे नहीं। तो आधी सेना तो मतलब 30% सेना इसकी ऐसी मर गई, ठीक है। बाकी जब इसका जो रूलर था उसके साथ में जब इसका युद्ध हुआ, जो भी रूलर था यहाँ का, तो वहां पे भी इसकी सेना को काफी लॉस हुआ। हालांकि जो यहाँ का रूलर था उसने इसके सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसकी सेना को काफी नुकसान हुआ था। तो एक तरह से ये मिशन भी फेल ही माना जाता है कि भाई तुम अटैक करने तो गए, आधी सेना अपनी ही खराब करके आ गए, और बदले में जितना मतलब इनाम मतलब जो भी था अटैक करने के बाद धनराशि मिली वो भी काफी सफिशिएंट नहीं थी। अब इतनी सब चीजों के बीच में बेचारा ये एक रिवोल्ट में मारा गया था, रिवोल्ट ऑफ ठाठा। अब वो मरा है, इसमें अटैक करते हुए नहीं मरा था, इसमें भी मरा था ये बैड हेल्थ की वजह से, ठीक है। एक राज्य, ट्रेजरी खत्म है, ठीक है, जनता विद्रोह में लगी हुई है, रिवोल्ट फेस हो रहे हैं, ठीक है, और प्रसिद्धि मतलब फेमस कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बीच में इन भाई साहब को हो गई बीमारी, बैड हेल्थ, ठीक है। तो अब ये भाई साहब मरने की कगार पे आ गए थे। अब इन्होंने क्या करा कि अगला रूलर कौन बने, तो इन्होंने ढूंढा अपने चचेरे भाई, अपने कजन फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। इसने भी पहले मना कर दिया था कि मैं नहीं रूल करूंगा, क्योंकि अगर कोई भी एक नॉर्मल एवरेज बंदा भी होगा, इतनी इन्फॉर्मेशन देखे कि इस हालत देख के हर कोई मना कर दिया। लेकिन जो उस समय के अमीर रईस थे या जो नोबल्स थे, उन्होंने इसको कन्विंस कर लिया फिरोज शाह तुगलक को कि आप हमारे मतलब रूल करो और जो हालत है देश की वो सुधार सकते हो। मतलब काफ़ी चढ़ाया होगा, खैर जो भी रीज़न थे, इसने मतलब कुछ मतलब जब नोबल्स ने रिक्वेस्ट करी या इसको इन्फ्लुएंस किया तो ये बात को मान गया, ठीक है। तो अपने मरने से पहले इसने फिरोज शाह तुगलक को ही नया रूलर बना दिया था, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात थी हमारी किससे रिलेटेड, गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ तक की हमारी जो बात थी वो किससे रिलेटेड थी, गयासुद्दीन तुगलक प्लस मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब एक लास्ट सेकंड मतलब 2 लास्ट रूलर रह गए हैं इसके, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा अगली वीडियो में हम ये डायनेस्टी खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं आगे। अगली वीडियो में हमारा टॉपिक होगा फिरोज शाह तुगलक और लास्ट रूलर के बारे में हम पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में लगभग 5 से 6 रूलर और आएंगे, लेकिन हमें उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एक्चुअल हिस्ट्री में क्या होगा उसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो चलो अगर कोई डाउट हो तो लास्ट वीडियो में ही बताया था, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू।